हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं बार्स। आप लोगों को याद आ गया होगा, बार्स बोला जाता है, यानी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो ये कौन सी टेक्निक है? ऑप्शंस आर यूज्ड फॉर सिलेक्शन, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर रिक्रूटमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक है, जिसके अंदर बार्स यानी बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल आता है, चेकलिस्ट आता है, ग्राफिंग रेटिंग स्केल आता है, 180 डिग्री अप्रेजल आता है, 360 डिग्री आता है, सो मेनी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये आपको याद रखने हैं। सो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, वर्टिकल लाइन, जिसमें आपको लेवल्स दे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज लगा लीजिए, आपका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे जो है वो आपको नंबरिंग दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 2 1 इस तरीके का। तो अगर आप 5 पर हैं इट मीन्स आप आउटस्टैंडिंग है, 4 पर हैं तो यानी आप सेटिस्फैक्ट्री हैं, 3 पर हैं तो थोड़ी कम परफॉर्मेंस है, एवरेज है, इस तरीके से यानी आपको यहाँ पर रेटिंग दी जाती है आपके परफॉर्मेंस पे। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फीडलर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरीज आर। नया टॉपिक है, फीडलर कॉन्टिजेंसी लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, इसमें ये बताना है कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। जब तक आपने फीडलर की थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तब तक आप इस आंसर्स को नहीं लगा सकते हैं। तो पहले ही बोल दिया, एमसीक्यू रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट याद करने जरूरी है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3। तीन यहाँ पर जो है एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं आपको चार्ट्स के थ्रू पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने एक चार्ट है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डायग्राम है, जो कि यहाँ पे फीडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल के बारे में दिया हुआ है। तो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला आपका लीडर मेंबर रिलेशन, दूसरा टास्क स्ट्रक्चर और तीसरा लीडर की पोजीशन पावर। अब ये क्या होती है मैम? देखिए, इसमें क्या होता है, फेवरेबल, मॉडरेट, अनफेवरेबल, 3 सिचुएशंस होती हैं। लीडर मेंबर रिलेशन क्या बोलता है? लीडर मेंबर रिलेशनशिप ये बोलता है कि लीडर है और आपका मेंबर है, इन दोनों के बीच में कितना ट्रस्ट लेवल है। भाई, मेंबर जो है वो लीडर को कितना विश्वास करता है, कितना ट्रस्ट करता है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है, इनका रिलेशन कैसा होता है। दूसरा है टास्क स्ट्रक्चर, यानी कोई भी जो काम दिया जा रहा है कंपनी के अंदर, उसके अंदर कितनी क्लैरिटी है, यानी स्केलर चेन, कितना क्लैरिटी है, कौन किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके अंडर है, स्ट्रक्चर है या फिर अनस्ट्रक्चर है, किस तरीके का टास्क है। ठीक है। फिर है लीडर पोजीशन पावर, लीडर की कितनी पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके एम्प्लॉयज को। ये 3 चीजें यहाँ पे बोली हैं। तो इसके अंदर फेवरेबल है, मॉडरेट है, अनफेवरेबल होती है। फिर आती है लीडरशिप स्टाइल, जो आप ऊपर देखो यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल के अंदर 2 चीजें बोली जाती है, टास्क ओरिएंटेड और आपकी रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड और आपकी लीडरशिप ओरिएंटेड यहाँ पे बात की जाती है। मैम, इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो लीडरशिप स्टाइल है, क्या वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है, यानी उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। काम से मतलब का आई मीन कि उनको सिर्फ गोल अचीव करना है, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं। लीडर को अपने एम्प्लॉयज से, अपने सबऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है। वो फोकस करता है, ये टारगेट है, इसको अचीव करना है, ये गोल है, इसको अचीव करना है। दूसरा होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर जो लीडर होता है वो रिलेशनशिप पे ज्यादा क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, यानी टीम मैनेजमेंट में ज्यादा बिलीव करता है। टास्क से ज्यादा, गोल अचीव करने से ज्यादा वो अपने रिश्ते अपने सुपीरियर के सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा बनाता है, टीम मैनेज करता है, उनकी बातें सुनता है, उनको हेल्प करता है गाइडेंस में। तो इसमें से ये चीज बोली गई है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, एलपीसी, लो प्रिफर्ड कोवर्कर। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लो प्रिफर्ड कोवर्कर। अगर आपका हाई एलपीसी है, यानी आपका आपका हाई लो प्रिफर्ड कोवर्कर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है रिलेशनशिप को ज्यादा मायने देते हैं। वही अगर आपका लो एलपीसी है तो इसका मतलब आप रिलेशनशिप को ज्यादा ना देकर ध्यान, आप टास्क की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो। सो हाई एलपीसी मीन्स
हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और लो एलपीसी का मतलब हाई टास्क ओरिएंटेड। अगर एलपीसी ज्यादा है तो यानी आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, अगर एलपीसी कम है, लो है, तो आप टास्क ओरिएंटेड है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है? ऑप्शन है आपके प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, और प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे राइट लगा लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट। अब मैम ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको और जो अदर ऑप्शन है वो बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो आपका लीडर हो, चाहे आपके अंडर काम कर रहा हो, सबको एक ही डायरेक्शन में गोल्स अचीव करना होता है, ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जैसे मैंने बताया, कौन किसके अकाउंटेबल है, कौन किसके रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ये स्केलर चेन में पता होना चाहिए। स्केलर चेन इसीलिए बोला गया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये बोलता है कितने सुपीरियर के अंदर कितना जो है वो सबऑर्डिनेट काम करेंगे, नंबर्स बताता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जजमेंट का क्या मतलब होता है कि आपका जो डिसीजन है और आपका जो एक्शन है दोनों बैलेंस होना चाहिए। अब मैम डिसीजन और एक्शन बैलेंस कैसे होना चाहिए? देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉस हैं, आप लीडर हैं, आपके जो अंडर सब ऑर्डिनेट है वो कोई काम कर रहा है, उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उससे क्या हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आपने क्या किया, उसको मिस्टेक करी, कोई बात नहीं, आप लीडर हैं, आपने उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दी, एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दी कि आगे से गलती ना हो। तो देखिए आपने दोनों चीजों को बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय ने कोई छोटी सी गलती कर दी और आपने उसे जॉब से निकाल दिया, तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया। यानी आपका डिसीजन और आपका एक्शन बैलेंस होना चाहिए, ताकि जैसे अभी मैंने आपको बोला कि छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो उसी हिसाब से आपने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइडेंस दे दी, ट्रेनिंग दे दी, तो आपने बैलेंस कर दी उस गलती को, ठीक है। और वही अगर आप उसको नौकरी से निकाल देते तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए आपका डिसीजन और एक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों बैलेंस करके चलिए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स को यही बोला जाता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between the actual cost and the standard cost is known as variances, profit, differential cost या फिर contribution। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। देखिए एक्चुअल कॉस्ट वही कॉस्ट होती है जो एक्चुअल आपका मटेरियल या लेबर पे जो खर्चा हुआ है, आपका एक प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा हुआ है, कैसे, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, जो आपने पहले से सोच के रखा था कि इतनी कॉस्ट आएगी। चलिए मैं एग्जांपल बताती हूँ। मैंने सोचा कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने सोचा कि उसकी जो कॉस्ट है बेटा वो 100 रुपए आएगी। मैंने सोचा उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 100 रुपए। मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया और पूरा टोटल मैंने बोला, मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, मैंने क्या किया, प्री डिटरमाइन, पहले से ही सोच लिया कि 100 रुपए लग जाएंगे इसको बनाने में। लेकिन जब मैं बनाने बैठी ना, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो बन के आई वो 112 रुपए या 102 आई, चलो ठीक है। कितनी आई, 102। तो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी मेरी, 100 रुपए, जो मैंने पहले से सोच के रखी थी, प्री डिटरमाइन। लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी आई, 102। जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तो कॉस्ट आई कि आपके 102 रुपए लगे हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट बना नहीं था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 100 रुपए में बच जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस जो होगा ना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल कॉस्ट में से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जो 2 आएगा, ये आपका वेरिएंस होता है। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज वेरिएंसेस। तो इतने का वेरिएंसेस हुआ 2 रुपए का, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As per Article 6 of the Agreement on Agriculture, which of the following are the most trade distorting box and subject to reduction commitment? इसमें आपके बॉक्सेस दिए हुए हैं, एम्बर ब्लू ग्रीन बॉक्सेस दिए हुए हैं। इसमें बोला गया है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में वो ऐसा कौन सा बॉक्स है
जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड है ना उसमें इंटरप्शन करता है या उसको क्या कहते हैं इफेक्ट करता है। जो ट्रेड होती है ना, आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो करते हो, इंटरनेशनल ट्रेड जो आप करते हो, उसमें इस बॉक्स, अगर आप कौन सा ऐसा बॉक्स है जो कि सबसे ज्यादा उसको क्या करता है अफेक्ट करता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड को। सो ऑप्शन है आपके एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एम्बर बॉक्स होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन तीनों बॉक्स को समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रीन बॉक्स, तो हरा तो बहुत अच्छा होता है ना, ग्रीन इज फॉर गुड। ठीक है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो यानी चीजें सही है। तो देखिए ग्रीन बॉक्स वो बॉक्स होता है जहां पर ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है फार्मर्स को जिसका इंटरनेशनल ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। किस तरीके से? वो कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं करता ट्रेड के अंदर। एक बात बताइए, अगर हमारे फार्मर्स, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसा फ्लड्स आ जाते हैं, उनकी खेती खराब हो जाती है, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, तो उस नेचुरल डिजास्टर जो होता है उस वजह से सरकार उनको क्या देती है? सब्सिडीज देती है, या फिर कुछ रिसर्च करने के लिए सब्सिडी देती है। अब एक बात बताइए, अगर सरकार ने इस तरह की, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है फार्मर्स को, उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या इफेक्ट होगा? आप बताइए। कोई इफेक्ट नहीं है उस पर। तो ग्रीन बॉक्स का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं बात करूं ब्लू बॉक्स क्या होता है, देखिए ब्लू बॉक्स सिंपल सा क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, वो सब्सिडीज जब देती है वो बोलती है कि आप जो है ना थोड़ा सा लिमिट, प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए बोलती है। किस तरीके से? जैसे गवर्नमेंट है और वो बोलेगी फार्मर्स को कि देखिए आप जो इस चीज की खेती करते हैं ना वो चीज आप मत करिए, और आप करते हैं तो कम करिए, तो हम आपको बदले में सब्सिडीज प्रोवाइड कर देंगे, यानी आपको पैसे दे देंगे बदले में। अगर आप, हमने बोला आप गेहूं की खेती मत करो, एक एग्जाम्पल है कि आप गेहूं की खेती मत करिए, ठीक है, तो अगर आप गेहूं की खेती नहीं करेंगे या फिर कम कर देंगे, लिमिट कर देंगे प्रोडक्शन में, तो हम आपको सब्सिडीज दे देंगे। ठीक है, तो वो चीज बोली है यहाँ पर। साथ ही साथ बोलते हैं एम्बर बॉक्स सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करता है। ये किस तरीके से करता है? देखिए इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ चाइना का। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा। जैसे चाइना में है और उनकी सरकार ने क्या बोला कि आप रॉ मटेरियल पे ना उनको काफी सस्ता कर दिया, उनको सब्सिडीज दे दी रॉ मटेरियल पे। अब उन्होंने क्या करा, प्रोडक्ट इतना सस्ता बनाया उन्होंने, क्योंकि उनको सब्सिडीज मिली है रॉ मटेरियल पे इतना। अब उन्होंने इतना सस्ता बनाया, उन्होंने एक खेल खेला कि उन्होंने वो जो प्रोडक्ट है अपने मार्केट में ना बेचकर दूसरे मार्केट में उन्होंने बहुत ही लोअर पे बेच दिया उन्होंने, यानी डंपिंग करी। डंपिंग आप समझते हो ना, कि उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को इतना लो करके उसका प्राइस दूसरे मार्केट में बेच देते हैं, जिससे डोमेस्टिक जो लोकल वाले होते हैं उन बेचारों को बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। ठीक है, तो उनको इतनी सब्सिडीज मिली, रॉ मटेरियल इतना सस्ता कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको सब्सिडीज दे दी, उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया, सस्ते में बनाया, ठीक है, और उन्होंने सस्ता करके दूसरी जगह मार्केट में बेच दिया वो जाकर। ठीक है, तो जो लोकल वाले बेचारे जो हैं, लोकल सप्लायर्स, लोकल जो बेचारे यहाँ पर हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा घाटा हो गया। इसी वजह से एम्बर बॉक्स जो है सबसे ज्यादा ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एम्बर बॉक्स में जो है वो क्या करते हैं, डंपिंग जो है वो यहाँ पर करी जाती है, और डंपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, डंपिंग जो है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती है। इसीलिए डंपिंग प्रैक्टिस करना लीगल भी नहीं माना जाता। इसीलिए आपने अपने प्राइस नॉर्मल वैल्यू से भी कम करके उसने बाहर बेच दिए। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, आपकी एक तरीके का इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही ये चीज आ जाती है। चलिए, इसीलिए एम्बर बॉक्स जो है वो आपका सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है। चलिए, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेज ऑन, तो जो अभी आपकी मार्केटिंग है वो किसके बेसिस पर काम करती है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? देखिए अब जमाना आ गया है कस्टमर का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज के टाइम पे आपको अपने मार्केट में सर्वाइव करना है, आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। सिर्फ प्रॉफिट के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते आप। जैसा कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन कब होता था, जब आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट आता था। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते थे। तो अभी जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वो आपका कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जरूर कॉन्सेप्ट्स पढ़िएगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है आपका, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The tangible goods for which a consumer wants to compare the quality, price and perhaps styles in several stores before making a purchases are called.
कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स या फिर अनसॉल्ड गुड्स। हिंदी में बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। वो ऐसे कौन सी गुड्स हैं जहां पर कंज्यूमर क्या करता है, क्वालिटी देखता है, प्राइस देखता है, खरीदने से पहले सारी चीजें चेक करता है, तो वो कौन से गुड्स में ऐसा काम होता है, बताइए। बताइए ये कौन से गुड्स में ऐसा जो है वो चीज करते हैं, जहां पर आप अपने आप को रख के देखिए उस जगह पर कि ऐसा कौन सा गुड्स होता है जहां पर आप जाते हो और कोई चीज खरीदते हो तो उसमें आप टाइम लगाते हो, थोड़ा सा उसकी क्वालिटी चेक करते हो, उसकी प्राइस चेक करते हो, तब जाके वो आप क्या करते हो, परचेज करते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका शॉपिंग गुड्स ठीक हो जाएगा, ऑप्शन टू। सबसे पहले कन्वीनियंस गुड्स। देखिए कन्वीनियंस गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो आप डे टू डे डेली लाइफ में खरीद लेते हो, उसमें आपको सोचना नहीं होता। ब्रेड लेने जा रहे हो, टूथपेस्ट लेने जा रहे हो, नमक लेने जा रहे हो, उसमें क्या प्राइस कंपेयर करते हो, क्वालिटी देखते हो, क्या देखते हो, कुछ भी नहीं देखते ना, तुरंत जाके जाते हैं खरीद लाते हैं। इसमें इतना क्या सोचना होता है। नमक लाना है, पता है 20 रुपए कितने, 30 रुपए 40 का पैकेट आता है, ले लिया आ गए घर। ब्रेड पता है आपको 20 25 30 आती है, लेके खरीद के आ जाते हैं। इसमें क्या इतना वहां पे क्वालिटी प्राइस थोड़ी ना कंपेयर करते हैं। फिर आता है स्पेशलिटी गुड्स, शॉपिंग गुड्स। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, जिसमें कन्वीनियंस बता दिया है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में खरीदते हो। ये आ गया आपका कन्वीनियंस, जैसे कुछ भी घर का सामान, वो कन्वीनियंस गुड्स के अंदर आता है। फिर शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी जो है, जैसे क्लोथ कपड़े, तो हम प्राइस देखेंगे, क्वालिटी देखते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं शॉपिंग गुड्स में। जैसे फर्नीचर खरीदना हो गया, ज्वेलरी खरीदनी हो गई, इसमें तो थोड़ा टाइम लगाओगे, क्वालिटी देखोगे, डिजाइन देखोगे, सब कुछ कंपेयर करते हैं। स्पेशलिटी गुड्स क्या होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, जैसे एंटीक चीजें होती है ना, आपने देखी होगी बड़े बड़े एंटीक चीजें मिलती हैं जो आप लोग खरीदते हो, पेंटिंग्स होती हैं, तो उसका एक अलग ही खासियत होती है इन गुड्स की। तो उसमें तो आप ज्यादा ही सोच समझ के लोग खरीदोगे, क्योंकि वो महंगी भी बहुत होती है। जैसे कार हो गई, कार में अगर आपको मर्सिडीज खरीदनी है तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर कार खरीदनी पड़ेगी। फिर होते हैं अनसॉर्ट गुड्स। देखिए अनसॉर्ट गुड्स वो वाले होते हैं जिनके बारे में ना तो हमें पता होता है, ना हमारे खरीदने की कोई ऐसी हमारा इंटेंशन होता है, ना हम उसके बारे में अवेयर होते हैं और ना ही हम इंटरेस्टेड होते हैं। अनसॉर्ट गुड जैसे इंसाइक्लोपीडिया, कौन पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, इंटरेस्टेड ही नहीं। इंश्योरेंस के बारे में कोई मतलब नहीं, आधे लोग तो जानते भी नहीं कितने टाइप की इंश्योरेंस है क्या नहीं है। ठीक है, अब तो खैर ऐड जो है टीवी पे इतनी आने लगी है कि लोग थोड़ा समझने लगे। बट ना इधर हम लोग इंटरेस्ट में इंश्योरेंस में, ना ही हम इंटरेस्ट दिखाते हैं इंश्योरेंस खरीदने का। बहुत लोग कहते हैं फोन का इंश्योरेंस करा लो, कार का करा लो, कोई कराता है क्या, कोई नहीं कराता। ठीक है, तो मतलब ना ही इंटरेस्ट रखते हैं प्रोडक्ट को खरीदने में, ना ही इतनी उनको नॉलेज होती है उस चीज के बारे में, उसे बोलते हैं अनसॉल्ड गुड्स। चलिए आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MRTP एक्ट 1916 वाज रिप्लेस्ड बाय। तो ये आपका मोनोपोलीज रेड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट था 1969 में, जिसको रिप्लेस किया था। तो उसको रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट 2002 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट 2002 में ये रिप्लेस हुआ था इन द नेम ऑफ 2009 सितंबर में भी। ये वाली डेट भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला है बीईपी का। बीईपी का फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, पीवी रेशियो अपॉन फिक्स कॉस्ट। यानी आपको समझ में आ गया कि पीवी रेशियो के बेसिस पे ये फॉर्मूला है। इसके कई फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ एक पे मत जाइएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला भी होता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो ये 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं बीईपी के, लेकिन अभी जो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इनमें से बताना है आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कौन सा है। और जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें सोर्सेस ऑफ फंड्स भी दिए हुए हैं और एप्लीकेशन फंड्स भी दिए हुए हैं, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड्स यहाँ पर ढूंढना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेल ऑफ प्लांट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। बताइए आपने अपना फंड कहाँ पे एप्लीकेबल किया है, अप्लाई किया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आता है। बाकी सेल ऑफ प्लांट, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सोर्सेस ऑफ फंड्स में अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए यहाँ पर आपके पास पैसा आ रहा है, देख रहे हो आप,
अगर आपने फिक्स असेट्स को बेचा तो आपके पास पैसा आया, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है तो आपके पास पैसा आया, शेयर्स इश्यू करते हैं तो पैसा आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसी से उधार लोगे तो भी तो पैसा ही आएगा आपके पास। ठीक है, ये है सोर्सेस ऑफ फंड्स के आपके पॉइंट्स, याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन फंड्स में क्या आता है, पे कर रहे हो, पैसा जा रहा है। इसको लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया। सोर्सेस में पैसा आ रहा है, सोर्सेस में क्या होता है, पैसा आ रहा है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या होता है, पैसा जा रहा है। ठीक है, जैसे लोन फ्रॉम ऑपरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया। अब फिक्स असेट्स खरीदेंगे बेटा, आप मशीन खरीद के लाएंगे तो पैसा नहीं जाएगा जेब से, लोन रिपे कर दिया, डिबेंचर्स को रिडेम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन कर दिया, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सो ये आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर आते हैं। इसको याद करने का तरीका यही है, नहीं तो रट नहीं सकते सारी चीजें। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पैसा जा रहा होता है, हम लोग पेमेंट कर देते हैं या हम अपना कोई कर्ज चुका रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सोर्सेज ऑफ फंड्स में क्या होता है, पैसा आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज, किस सोर्सेज से आ रहा है, उधार लेकर आ रहा है, कोई एसेट्स बेच दिए उससे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। चलिए, आज का सेशन यही तक था, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।